हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश कुमार और आपका स्वागत है फिर से एक सच्ची और भूतिया घटना के बारे में। दोस्तों, ये जो घटना है ये दिल्ली की घटना है। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है ओखला फेस 1। इसी ओखला फेस 1 में एक लड़का रहता है जिसका नाम मनोज होता है। मनोज की उम्र 20-22 साल की है। मनोज अपने पिता के साथ यहाँ रहता है। मनोज की जो माताजी हैं उनका देहांत हो चुका है। मनोज कंपनियों में ही एक काम करता है, ये सिलाई मशीन का काम करता है। इसी सिलाई मशीन काम में एक लड़की भी है जिसका नाम स्मृति रहती है। दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों में बातचीत शुरू होती है और दोनों में प्रेम हो जाता है। स्मृति भी जो रहती है वो भी ओखला फेस 1 में ही रहती है। मनोज भी ओखला फेस 1 में रहता है। धीरे धीरे उनकी प्रेम की बातें उनके माता पिता को पता लगती है। ये बात ना तो स्मृति के माता पिता को पसंद आती है, न ही मनोज के पिताजी को। दोनों एक दूसरे बच्चों को समझाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मानते। एक दिन स्मृति के माता पिता स्मृति को मारते पीटते भी हैं कि वो मनोज से मिलना जुलना छोड़ दे। लेकिन स्मृति जो है उससे शादी करना चाहती है। वो मनोज के कहते हैं कि हम भाग के शादी कर लेंगे। मनोज भी उससे शादी करना चाहता है, लेकिन मनोज को जो पिताजी रहते हैं वो काफ़ी गुस्सैल किस्म के व्यक्ति रहते हैं। वो मनोज को साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो उसे जान से मार देंगे। खैर, एक दिन दोनों को उनके माता पिता देख लेते हैं। उनके माता पिताओं में भी अक्सर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। उनके पिताजी, मनोज के जो पिताजी होते हैं, वो मनोज को मारते पीटते भी हैं और कहते हैं कि उस लड़की से ना मिले दोबारा। लेकिन मनोज नहीं मानता है। वो अपनी जिद पे रहता है। वो कहता है वो शादी करेगा तो उसी लड़की से करेगा और किसी लड़की से नहीं करेगा। एक दिन की बात है कि मनोज अचानक कहीं गायब हो जाता है। मनोज गायब हो जाता है। स्मृति को उसके काफ़ी ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन स्मृति को नहीं मिलता। स्मृति जो उसके जो दोस्त यार रहते हैं उससे ही पता करती है, लेकिन दोस्तों को भी उसको कोई खबर नहीं मिलती। ये वक्त ठंडी महीने का रहता है, ठंडी का समय रहता है। स्मृति को लगता है कि शायद मनोज के पिताजी ने उसे गांव भेज दिया। स्मृति दुखी होती है। स्मृति को लगता है कि शायद मनोज अब नहीं आएगा। अगर उससे मिलना होता तो किसी न किसी माध्यम से स्मृति से जरूर कांटेक्ट करता। स्मृति मायूस भी होती है और दुखी भी होती है। एक दिन की सुबह रहती है। एक कबाड़ी वाला रहता है। कबाड़ी वाला नाले के अंदर घुसकर नाले में जो लोहे के सामान वगैरह रहते हैं उसे निकाल के बेचा करता था। कबाड़ी वाला प्रायः ऐसा करता था। एक दिन सुबह 5 बजे की बात है। कबाड़ी वाला जो रहता है वो अपने काम के लिए आता है नाले पे। वो नाले के अंदर प्रवेश करता है। वो देखता है कि कई सारे अजीब से पक्षी एक चीज़ पे काफ़ी लटक रहे हैं। उसे लगता होगा शायद कुछ यही है, कोई जानवर मर गया होगा, इसीलिए उस पे जा रहे हैं। तो वो कबाड़ा चुनते 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 उसी के पास आते हैं। तो उसे शक होता है कि यार ऐसा कौन सा जानवर है जो इतने सारे पक्षी इस पे जो लटक रहे हैं, वो भी इतनी सुबह। वो कहता है चलो एक बार हटा के देखते हैं। तो कबाड़ी वाला जो होता है वो एक पत्थर मार के पक्षी को भगाता है। पक्षी उड़ जाते हैं, फिर उस पे आके बैठ जाते हैं। लेकिन कबाड़ी वाला जो देखता है उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है। ये एक आदमी के हाथ होता है जो नाले से बाहर हुआ रहता है।
कबाड़ी वाले को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो दोबारा पत्थर फेंकता है पक्षी को भगाने के लिए। ऐसे ही होता है, खाली वो हाथ नज़र आता है। अब कबाड़ी वाला उस समय काफ़ी अकेला रहता है, वो घबरा जाता है, वो डर जाता है और उस सब कुछ उछाल के नाले के ऊपर आ जाता है। नाला जो रहता है, जो मेन रोड होता है, उसी के नीचे रहता है। अब वो कबाड़ी वाला नाले के ऊपर आता है और वहाँ पे बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ से कुछ लोग आने जाने लगते हैं। वो उन लोगों को कहता है कि भाई साहब, वो कहता है कि नाले के अंदर किसी व्यक्ति का हाथ दिख रहा है। सभी व्यक्ति सोचते हैं नाले के अंदर किसका हाथ हो सकता है। वो कहते हैं चलो चल के देखते हैं। तो कुछ लोग कबाड़ी वाले के साथ उस नाले पे जाते हैं। वो देखते हैं कि सही में किसी व्यक्ति का हाथ है। नाले के पास में ही बहुत बड़ी बस्ती होती है। धीरे धीरे ये बात फैलने लग जाती है। सभी लोग आने लग जाते हैं और उस व्यक्ति को देखने लग जाते हैं। ये बात पुलिस को ही पता लगती है। पुलिस 11 बजे सुबह की बात है, वो वहाँ पहुँचती है, छानबीन करती है और उसको बाहर निकालती है। ये जो लाश रहती है और किसी की नहीं रहती, मनोज की रहती है। मनोज की मृत्यु हो गई रहती है। उसे किसी ने मार के नाले में फेंक दिया रहता है। अब ये बात मनोज के परिवार को भी इत्तला की जाती है कि मनोज को किसी ने कोई जान से मार के फेंक दिया। सभी का शक जो मनोज के जानते थे, उनका सब स्मृति जो होती है उसके परिवार पे जाता है। सबको लगता है शायद स्मृति के परिवार वालों ने ही मनोज को मार के नाले में फेंक दिया, क्योंकि वो स्मृति से शादी करना चाहता था और उसके परिवार वाले नहीं चाहते थे। स्मृति के परिवार वाले बताते हैं कि वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। पुलिस की तहकीकात चलती रहती है। उसी रात की बात होती है। इस समय चुनाव का रहता है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले रहते हैं। चुनाव में अक्सर नेता रातों को राउंड पे रहते हैं। वो देखते रहते हैं कहाँ क्या चल रहा है, किस आदमी से मुलाकात करनी है, किस पार्टी को अपने साथ में मिलाना है और किसे तोड़ना है। ये जो घटना होती है ये एक जेडीयू के नेता के साथ होती है। रात के करीबन 12 बज रहे थे। जेडीयू जो नेता होता है, जो यहाँ से निगम पार्षद के चुनाव के लिए प्रत्याशी होता है, वो वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ के राउंड करता है। वो अपने कार्यकर्ता से मिलने जाता है। वो देखता है कि एक लड़का है जो कि नाले के ऊपर ही बैठ के काफी रो रहा है। नेता का मन होता है कि चलो एक बार जाके पूछ लिया जाए आखिर क्या बात है। फिर दूसरा उसका मन करता है कि यार हो सकता है इसका फैमिली का आपसी विवाद हो, जिस कारण से ये रो रहा है। नेता अकेला गाड़ी में होता है, इसलिए उससे मिलना उचित नहीं समझता। फिर नेता थोड़ा आगे बढ़ जाता है। आगे एक कमरे में उसके कार्यकर्ता जो रहते हैं वो बैठे रहते हैं और प्रचार प्रसार के लिए तैयारी करते रहते हैं कि कल कहाँ जाना है। नेता उन लोगों से मिलता है और बताता है कि नाले पे एक लड़का है जो काफ़ी रो रहा है। अब वहाँ के जो लोग सब रहते हैं वो पूछते हैं कि हम तो अभी तुरंत आए हैं वो नाले पे से, हमने तो कोई ऐसा नहीं देखा। वो कहता है नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। एक 20-22 साल का लड़का है और ग्रे कलर का कपड़ा पहना हुआ है और वो खूब रोए जा रहा है। अभी इन जो लोग ये बात सुने थोड़े आश्चर्य में पड़ गए हैं कि जो मनोज की जो मृत्यु हुई थी उस समय भी उसने भी ग्रे कलर का कपड़ा पहना था। लोगों को शक होता है कहीं ये मनोज तो नहीं। सभी लोग फिर उसके नेता के साथ वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता। नेता कहता है मैंने यहीं पे उस लड़की को रोते देखा है। तो जो उसके कार्यकर्ता रहते हैं वो उससे पूछते हैं कि आपने कैसा देखा, उसका रंग रूप हुलिया कैसा था, कितने साल का था वो। नेता उसको सारी बात बता देता है। वो हूबहू मनोज के बारे में बता देता है कि मनोज की उम्र करीब कितनी थी, वो किस तरह के कपड़े था, कैसा बाल था। सभी लोग
आश्चर्य से देखते हैं। नेता बोलता है क्या बात है? वो कहते हैं सर आपकी भगवान ने भला किया, आपकी अच्छी किस्मत है कि आपने उसको रोका नहीं, उसकी आज ही मृत्यु हो गई है। ये बात सुन के नेता भी घबरा जाता है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो दोबारा अपने घर जा सके। वो रात को वहीं कार्यकर्ता के साथ ही सो जाता है। अगले दिन ये बात जितने भी लोग रहते हैं वहाँ के रहने वाले सभी को पता लग जाता है। खैर पुलिस की तहकीकात चलती है। उनका मनोज का जो आरोपी रहता है वो भी पकड़ा जाता है। मनोज का जो आरोपी रहता है और कोई नहीं, उसके खुद पिता होते हैं, जो गुस्से में कुछ आदमी के साथ ही अपने बच्चों को गले में घोंट के मार देते हैं और फिर नाले में जाके फेंक देते हैं। लेकिन उस घटना के बाद लोगों को अक्सर उस पुले पे डर सा लगता है कि कहीं दोबारा उसे कोई मनोज की आत्मा नजर ना आ जाए। दोस्तों, ये जो कहानी है बिल्कुल सत्य घटना की है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।